So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with a brand new क्रिया शारीर सीरीज. इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने दोष, धातु और मल का बेसिक देखा था कि क्या क्या होता है. इंट्रोडक्शन इसका देखा था. बाकी इसका डिटेल में जब भी चैप्टर्स आएंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे. जैसे वात पित्त कफ अलग अलग चैप्टर हैं, फिर इसमें 7 धातु हैं, 7 चैप्टर उसके अलग हैं. तो इसी तरीके से चैप्टर्स जब आएंगे तो हम लोग उसके बारे में और डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग की हो गई है, इंट्रोडक्शन हम लोगों का हो गया. आज इस चैप्टर में हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे. तो देखते हैं प्रकृति में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है. हमारे सिलेबस में है, सारा सिलेबस NCSM बेस है, उससे बाहर नहीं है, तो उसका टेंशन ना लीजिएगा. फिर निष्पत्ति अगर देखते हैं प्रकृति की, तो जो शब्द होता है, प्रा उपसर्ग होता है. उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है. और धातु, क्री धातु जो होता है उससे मिलकर बनता है. जब ये दोनों मिलते हैं तो प्र प्लस क्री प्रकृति बनाता है. तो इसकी ये निष्पत्ति हो गई. और इसका श्लोक है प्रकृति इति प्रकृति. जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है वो प्रकृति कहलाती है. प्रकृति की यह परिभाषा मूल प्रकृति के लिए. तो यहाँ पे सुश्रुत बता रहे हैं, सुश्रुत आचार्य सुश्रुत, कि जो प्रकृति होती है वो अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है. अब चरक बता रहे हैं यहाँ पे उसके बाद कि जो आरोग्य होता है उसे हम लोग प्रकृति बोलते हैं, कि द एब्सेंस ऑफ डिजीज, या फिर डिजीज का एकदम अभाव, तो उसको हम लोग प्रकृति बोल रहे हैं. जो नेचुरल स्टेट होती है किसी भी चीज़ की वो प्रकृति कहलाती है. अब प्रकृति किस तरीके से बनती है, तो यहाँ पे सुश्रुत ने एक और श्लोक दिया है कि शुक्र शोणितम संयुगो यो भवदोष उत्कृष्टा प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षण शुणु. कि मतलब जब शुक्र और शोणित, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? जो गर्भाशय होता है, यूट्रस में होता है, उस समय पुरुष की प्रकृति का निर्माण होता है, तो वहाँ पे प्रकृति बनती है. आचार्य धल्लड़ ने कहा है कि जिस भी दोष की प्रबलता होगी वहाँ पे वो उस तरीके की प्रकृति बनेगी. वैकृत अवस्था का नहीं, क्योंकि वैकृत दोष की उत्कृष्टता से गर्भ का नाश हो जाता है. तो यहाँ पे देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं. दोष, पहली बात तो दोष जो होता है, दोष दो तरीके का होता है. एक प्राकृत होता है और एक वैकृत होता है. वैकृत मतलब जो नेचुरल ना हो, नेचुरली ना हो रहा हो. प्राकृत मतलब जो नेचुरली है. अब कोई दोष है जो वो नेचुरली बढ़ा हुआ है. जैसे हर चीज़ में जो दोष होता है वो चीज़ों के हिसाब से बदलता रहता है. जैसे कहा जाए कि दिन में कफ कहीं ज़्यादा होती है, फिर पित्त होता है, फिर वात होता है रात में. इस तरीके से हम लोग देखते हैं KPV वाला फॉर्मूला होता है. ये अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे तब आपको और पता चलेगा कि दिन में सबसे ज़्यादा कफ की प्रकृति होती है, फिर पित्त की होती है, फिर वात की होती है. ऐसे ही खाना खाने से पहले कफ की होती है, खाना खाने के वक्त और खाना खाने के बाद पित्त की होती है, और उसके बाद वात की बढ़ जाता है वात. तो ये प्राकृत अवस्था है जिसमें दोष बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो वही बता रहे हैं कि जो प्राकृत अवस्थाएं वाला दोष होता है वहाँ पे जो प्राकृतिक दोष प्रबल होगा, उस दोष की वजह से उस पुरुष में वो प्रकृति आएगी, वो प्रकृति का पुरुष बनेगा. तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. आगे और समझ में आएगा, तो आगे चल के देखते हैं. सिंपल सी बात है, जो भी दोष प्राकृतिक अवस्था में होता है, प्रबल होता है, उसका दोष जो होता है वो मेन बन जाता है. उससे ही प्रकृति का निर्माण होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी में वात बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा है, वो वाला वात बढ़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, विकृत अवस्था में हो गया, उसकी वजह से गर्भ का नाश ही हो जाए और डिजीज़ की उत्पन्न हो जाए. वो वाला नहीं, जो नॉर्मली होता है, वक्त वाला होता है, चीज़ों वाला होता है, तो वो वाली उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उसके आगे देखते हैं. चरक, महर्षि चरक के अनुसार मानव प्रकृति का निर्माण उन कारणों पर निर्भर करता है. कौन कौन सी कारण है? कि शुक्र की क्या प्रकृति है, मतलब स्पर्म की क्या प्रकृति है, वो वातज है, पित्तज है, कफज है. ये एक दोष प्रबल है, दो दोष प्रबल है, इसके अनुसार शुक्र की प्रकृति देखते हैं. इस शुक्र की प्रकृति की वजह से जो फीटस की प्रकृति होती है वो बनती है. सेम गोज टू शोणित प्रकृति. जो ओवम होगा उसकी जो प्रकृति होगी वो प्रकृति बनाएगी जो
फीटस होगा उसकी प्रकृति। फिर काल प्रकृति, तो काल प्रकृति जो टाइम होगा, टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो अगर वर्षा ऋतु में कोई बालक उत्पन्न होगा तो वो वात प्रकोप वाला होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। और फिर आता है गर्भाशय प्रकृति की, गर्भाशय की क्या प्रकृति है, वहाँ पे कौन सा दोष है, स्त्री दोष है, त्रिदोष है, साम्यावस्था में है या विषमावस्था में, उससे उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती हैं। माता के आहार की प्रकृति, माता कौन सा तरीके का आहार ग्रहण कर रही है, वातज रुक्ष अन्नपान कर रही है या फिर स्निग्ध भोजन कर रही है, तो गुरु भोजन कर रही है, लघु भोजन कर रही है, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है फीटस में। माता के विहार का, कि माता किस तरीके से अपना दिनचर्या और ये सारी चीज़ें कर रही है। सुबह अगर देर तक सो रही है तो उससे क्या बच्चे पे फ़र्क पड़ेगा, वो प्रकृति बदल जाएगी उसकी। अगर रात में देर तक जगती है तो उससे प्रकृति बदल जाएगी। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा रहन सहन है माता का। फिर पंच महाभूत प्रकृति, तो ये बता रहे हैं कि जिस भी महाभूत की प्रधानता होगी उससे उस तरीके का प्रकृति बनेगा। जैसे अगर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी तो जो बालक होगा उसमें पृथ्वी महाभूत वाले जो भी गुण होते हैं वो ज़्यादा दिखेंगे। तो ये चीज़ बताती हैं कि किन किन कारणों पे जो मानव प्रकृति होती है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है। फिर प्रकृति के प्रकार की बात करें तो सुश्रुत ने दोषानुसार 7 देह प्रकृति बताई हैं, 7 देह प्रकृति, 16 मानस प्रकृति तथा महाभूत अनुसार 5 भौतिक प्रकृतियाँ बताई हैं। मतलब 7 देह प्रकृति, 16 मानस प्रकृति और 5 भौतिक प्रकृति का उल्लेख किया है। महर्षि चरक ने सप्तदेह प्रकृति के अंतर्गत 6 जात्यादि प्रकृति का अभिलेख किया है। अभी इसके बारे में और अच्छे तरीके से देखेंगे कौन कौन सी प्रकृतियां हैं। जैसे सबसे पहले आते ही पंच भौतिक प्रकृतियां, तो इसका श्लोक बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, श्लोक छोड़ भी सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा श्लोक पे फोकस मत करिए, इसमें कॉन्सेप्ट जो भी है उस पर फोकस करिए। अभी पिछले बार हुआ था प्रकृति परीक्षण, इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो पिछली बार प्रकृति परीक्षण हुआ था, उसमें जो BMS के स्टूडेंट्स थे वो बाहर जाके लोगों से उनके आहार विहार कैसा है, उनका दिनचर्या कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, कि वो किस तरीके के इंसान है, वो सारी चीज़ें देखने में कैसे हैं, उनका त्वचा का कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें जब प्रकृति परीक्षण ऐप में डालते थे तो उससे प्रकृति पता चलती थी कि इंसान कौन सी प्रकृति का इंसान है। वातज है, पित्त है, या फिर पित्त कफ है, या फिर कोई भी अगर प्रकृति होती थी उसकी तो वो पता चल जाती थी। बट वो देह प्रकृति की बात होती थी। ठीक है, 7 तरीके की जो होती हैं दोष वाली, कि वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त वात और पित्त कफ, इसी तरीके से द्वंद्वज होती हैं, और उसी तरीके से जो सन्निपातज जो तीनों वाली होती हैं वो होती हैं। तो इसी तरीके से 7 प्रकृतियाँ होती हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुश्रुत ने अन्य के मत का उद्धत करते हुए आकाश आदि पंच महाभूत की उत्कृष्टता के अनुसार पवन, दहन, तोय, पार्थिव तथा आकाश प्रकृति का भी उल्लेख किया है। मतलब ये 5 प्रकृतियां हैं जो पंच महाभूत के अकॉर्डिंग बताई हैं। इनमें प्रथम 3 वात, पित्त और कफ के समान लक्षण वाली होती हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। फिर जात्यादि प्रकृति की बात करते हैं तो जात्यादि प्रकृति, इनमें जाति प्रसक्तः, कुल प्रसक्तः, देश अनुपातनी, काल अनुपातनी, वयो अनुपातनी तथा प्रत्यात्म नियतता, कुल 6 भेद होते हैं। किसी मनुष्य की प्रकृति पर उपर्युक्त भावों का प्रभाव पड़ता है। इसमें सिंपल सी बात बता रहे हैं, जात्यादि प्रकृति कि वो किस जाति का इंसान है उससे भी उसके प्रकृति पर इफेक्ट पड़ता है। कुल, कौन से कुल का इंसान है, कौन से देश का इंसान है, कौन से काल में रहता है, मतलब उसका काल क्या है। जैसे वो अगर बच्चा है तो उसमें कफ प्रकृति ज़्यादा होगी, अगर वो मिडल एज है तो उसमें पित्त प्रकृति होगी, और बूढ़ा है तो वात प्रकृति ज़्यादा होगी। तो ये वय वाला भी चीज़ होती है कि उसका एज क्या है, काल क्या है। काल मतलब जैसे दिन में होता है, दिन में कफ है, फिर पित्त है, फिर वात है, इस तरीके से काल वाला होता है कि। और देश, वो कौन से देश में रहता है, मरुदेश, अनुपदेश, अलग अलग टाइप के देश होते हैं। और कुल
कुल कौन से कुल का, ये तो पता ही है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी डिफाइन करती हैं कि उसका क्या होगा प्रकृति। तो किसी मनुष्य की प्रकृति पर उपयुक्त भावों का प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः ये 6 प्रकृतियां ना होकर प्रकृति को प्रभावित करने वाली भाव होते हैं। ये बता रहे हैं कि ये 6 प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति को प्रभावित करने वाले भाव हैं कि अगर टाइम बदल जाएगा तो प्रकृति बदल जाएगी, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसका लिखा हुआ है कि क्या क्या मतलब होता है। जाति प्रसक्ता मतलब रेस कौन से कुल से आता है, कौन से जाति से आता है, कौन से फैमिली बैकग्राउंड है उसका, देश कौन सा, लैंड कौन सा है, सीजन कौन से चल रहा है, काल, वय, एज। तो काल, काल मीन्स होता है टाइम, टाइम। अब टाइम भी अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। पदार्थ विज्ञान में है एक चैप्टर जिसमें हम लोग टाइम की बात करते हैं, काल की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं। तो वो चैप्टर है काल दिशा निरूपण। तो वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि काल कितने कितने भेद होते हैं काल, और उससे समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। बाकी फिर है वय, वय मतलब एज हो जाती है, और प्रत्यात्मिक नियतता, तो ये पर्सनल हैबिट्स जो भी हैं उसकी, वो सारी आ जाती हैं। फिर देह प्रकृति, तो देह प्रकृति हम लोगों ने देखा था कि वात पित्त कफ, ये 3 प्रकृतियां हो गई। द्विदोषज मतलब वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, और ये 3 हो गई। ये 3 इसके अंदर आ जाती हैं। फिर संप्रकृति आ जाती है जिसमें तीनों प्रकृतियां होती हैं। ये सबसे श्रेष्ठ होती है संप्रकृति, और सबसे हीन द्विदोषज होती है, सबसे हीन, ठीक है, निंदनीय होती है। और उसके बाद अगर वात पित्त कफ में अगर कंपैरिजन करें तो कफ उत्तम होती है, पित्त मध्यम होती है, और वात हीन होती है। इतना चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपको। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ कि आचार्यों ने द्वंद्वज प्रकृति निंदनीय है तथा सम प्रकृति श्रेष्ठ माना है, कि मतलब इसको सबसे हीन माना हुआ है और इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बाकी कफ भी उत्तम होती है, पित्त मध्यम होती है, और वातहीन होती है। मानस प्रकृति की बात करें तो मानस प्रकृति में 3 होती हैं मेन, सात्विक, राजसिक और तामस। तो सात्विक प्रकृति जो होती है ये बहुत मतलब एकदम संत लोग होते हैं। राजसिक वो लोग होते हैं जो बहुत काम अपना करते रहते हैं, वर्कोहॉलिक लोग होते हैं। तामस लोग वो लोग होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, अपना आराम कर रहे हैं, मस्त सुखी जीवन जी रहे हैं, वो लोग होते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स की आते हैं प्रकृतियाँ, इनके नाम आपको याद रखना है। ब्रह्म, महेंद्र, वरुण, कौबेर, गांधर्व, याम्य और ऋषि या आश काय। तो ये सारे इनके अंदर टाइप्स हैं। और राजस के अंदर असुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच और प्रेत आ जाता है। तामस में पशु, मृत्य और वनस्पति आ जाता है। फिर इसके बाद एक तुलनात्मक सारणी टेबल दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या अलग अलग आचार्यों ने बताया है। चरक ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह ने क्या बताया है। तो प्रकृति निर्माण किसने क्या बताया है हम लोगों ने देखा था। आपको मेन अष्टांग हृदय और चरक संहिता का देख लीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है, इस वजह से तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अष्टांग हृदय को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए और क्या, बाकी पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी मैंने बताई वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन आता है कि जो वातल, पित्तल और कफज ये पुरुष होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके के दिखते हैं। तो देखो, वातल पुरुष को इस तरीके से तुम मान सकते हो कि कोई छोटा सा इंसान है जो बहुत उछल कूद मचाता है, पतला दुबला दिखने में है, स्किन बहुत रुक्ष है उसकी, बहुत सुंदर नहीं दिखता, उसके बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम में आसक्त नहीं रहता, अंग प्रत्यंग फटे होते हैं, और कह सकते हैं कि ओवरऑल हीन प्रकृति का इंसान होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रकृति नहीं होती है वातल प्रकृति। हम लोग ने देखा था ना कि पित्त होती है मध्यम और उत्तम होती है कफ प्रकृति। तो वात पित्त कफ की अगर बात करें तो सबसे हीन वाली चीज़ है, वात में डाल दीजिएगा आप। तो वैसे ही है कि चरक संहिता क्या बताते हैं कि जिनका शरीर जो होता है वो रुक्ष होता है, कृश होता है, कृश मतलब दुबला पतला होता है, हस्व मतलब छोटा सा होता है, स्वर जो होता है उनका वो रुक्ष होती हैं, रुक्ष होता है मतलब आवाज़ जो होती है वो फटी फटी होती है, क्षीण होते हैं, भिन्न, मंद, जर्जरा, निद्रा कम आती है इनको, गति करते रहते हैं, वो कूदते फांदते रहते हैं, अस्थि, भू, हनु, होश, जीवा, सर, हाथ पैर चंचल होते हैं, आहार लघु करते हैं, बहुभाषी मतलब बहुत तरीके की भाषाओं का
प्रयोग करते हैं। कंडरा एवं सिरा दिखाई देती हैं इनमें, और कार्य शीघ्र आरंभ कर देते हैं, शीघ्र क्रोधी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर लगता है, प्रेम वैराग से युक्त होते हैं, जल्दी बातें ग्रहण करने वाले होते हैं, जल्दी जल्दी इनको याद हो जाता है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। शीत द्वेषी होते हैं, मतलब ठंडक इनको कम पसंद होती है। जो इनके रोम, नख और ये सब होते हैं, आईब्रोज, ये सारे वृक्ष होते हैं। दंत होता है, मुख होता है, जो हाथ पैर होता है, अन्य प्रत्यंग होते हैं वो सारे खुरदुरे होते हैं। अंग प्रत्यंग फटे होते हैं, संधि में चलते समय शब्द की आवाज़ आती है, कटकट आवाज़ आती है। अल्प आयु के होते हैं, कम संतान वाले होते हैं, अल्प साधन वाले, अल्प धनी होते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चरक ने बताई थी। इसी तरीके से आप सारे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब में लगभग सेम ही चीज़ें होती हैं। अष्टांग संग्रह भी यही बताता है कि पतले होते हैं, दुबले होते हैं, दांत नख होता है, दांत नख, और ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, अच्छी नहीं होती है, बहुत चलते फिरते हैं, देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। मित्रता अस्थिर होती है, चोरी करते हैं, और अजितेंद्रिय होते हैं, मतलब इंद्रियों के वश में होते हैं ये सारे लोग। और गान, कथा, हास, विलास, देशांतर यात्रा, प्रेम करने वाले होते हैं। स्निग्ध, मधुर, उष्ण, अम्ल, लवण, रस प्रिय होते हैं। ऐसे ही बहुत सारा दिया हुआ है, तो ये सारे आपके रीडिंग के लिए है, ये सब आप रीड कर सकते हैं। पित्त प्रकृति मेन बीच वाले होते हैं, जो भी कफ प्रकृति और वात प्रकृति के बीच में आती हैं वो सारी चीज़ें पित्त प्रकृति के अंदर आ जाती हैं। चरक वाला देख लेते हैं। उष्ट द्वेषी होती है, सुकुमार होते हैं, गौरव वर्ण, मतलब इनका जो रंग होता है वो गोरा होता है। पिपलू, इनके जो फेस होता है इसमें बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, तिल होते हैं इनके पास, बहुत सारे पीड़िका अधिक होती हैं, मतलब वही स्किन डिजीजेस ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये पित्त प्रकृति है। पित्त प्रकृति जब ज़्यादा हो जाती है तो स्किन डिजीजेस बढ़ते रहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि मुख जो होता है वो गर्म होता है, भूख प्यास ज़्यादा लगती है, शीघ्र पालित खालित, इनके बाल बहुत जल्दी पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और रोम, केश सब मृदु होता है। अल्प कपिल वर्ण वाले होते हैं, तीक्ष्ण कपिल वर्ण के होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, मतलब शार्प होते हैं, पराक्रम वाले होते हैं, कष्ट सहने वाले होते हैं, संधि पेशी शिथिल होती हैं, स्वेद मल मूत्र अधिक होता है इनका। मुख, कक्षा, सिर एवं शरीर से दुर्गंध आती है। अल्प शुक्र वाले होते हैं, अल्प मैथुन वाले होते हैं, अल्प संतान वाले, मतलब नॉर्मल वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। मध्यम बल वाले होते हैं, आयु वाले होते हैं, विज्ञान अच्छा होता है, और धन और सामग्री वाले होते हैं ये लोग। तो ये बताया गया है। अष्टांग हृदय में क्या बताया है एक बार वो देख लेते हैं। गौरवर्ण के सफ़ेद होते हैं, शरीर गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, हस्तपाद, मुख रक्तवर्ण में शूर, अभिमानी, सुनहरे बाल वाले होते हैं, माला, तिलक, श्रृंगार प्रेमी होते हैं, सदाचार वाले होते हैं, पवित्र होते हैं, बुद्धि और बल से युक्त होते हैं, संधि बंधन और मांसपेशी शिथिल होती हैं, स्त्रियों के प्रिय नहीं होते हैं, अकाल में पालित, मतलब जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, झाइयों से युक्त होते हैं, रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, मधुर कषाय तिक्त भोजन प्रिय होता है, धर्मद्वेषी बहु, दुर्गंध स्वेद होता है इनका, बहुत पसीने से बदबू आती है, क्रोध वाले बहुत होते हैं, भोजन बहुत ईर्षा करते हैं ये। स्वप्न में अमलतास पलाश के पुष्प युक्त वृक्ष देखते हैं, दिशा में अग्नि देखते हैं, उल्कापात मतलब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो, विद्युत, सूर्य, अग्नि देखते हैं, नेत्र पतले होते हैं, पीत चंचल होते हैं, और शीत प्रेमी होते हैं, ठंडा पसंद होता है इनको, क्रोध बहुत आता है। विद्युत, सूर्य एवं अग्नि को देखने से इनके जो नेत्र होते हैं वो लाल हो जाते हैं। बाकी नेत्र पतले होते हैं, पीत होते हैं, चंचल होते हैं, और मध्य आयु वाले होते हैं, बल वाले होते हैं, क्लेश डरते हैं ये लोग, और स्वभाव में व्याध, भालू, कपि, मार्जर, यक्ष के समान होते हैं। तो ये उनके कुछ वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये वाले जो होते हैं श्लेष्म पुरुष जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, उत्तम होते हैं। क्यों होते हैं अभी देखते हैं कि जो ये स्निग्ध होते हैं, श्लक्ष्ण अंग होते हैं, मतलब चिकने सॉफ्ट एकदम इनके अंग होते हैं, सुंदर होते हैं ये लोग, और सफ़ेद होते हैं, और अधिक शुक्र वाले होते हैं, मैथुन अधिक करते हैं, संतान युक्त होते हैं, सुसंगठित एवं स्थिर शरीर होता है, अंग शरीर हष्टपुष्ट होता है, चेष्टाएं जो होती हैं धीरे धीरे होती हैं, अल्प आहार वाले, कम खाना खाते हैं, कार्य शीघ्र नहीं करते हैं, करने वाले होते हैं, धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं, मन में शुभित ना होने वाले होते हैं, गति एवं दृढ़ एवं निश्चय वाले होते हैं, भूख प्यास ताप स्वेद कम कष्ट देता है इनको, संधि बंधन
सटे एवं दृढ़ दृष्टि, मुख प्रसन्न होता है, स्निग्ध वर्ण होता है, स्वर स्निग्ध होता है, प्रसन्न होता है, बलवान होते हैं, धनी होते हैं, विद्वान होता है, ओजस्वी, शांत, अधिक आयु वाले होते हैं। तो ये कफ पुरुष के लक्षण हैं। ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिया हुआ है, तो ये ईजिली एक बार पढ़ लीजिए, बाकी अपने आप से बना के लिखिएगा। इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ नहीं है, ये आपके पढ़ने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है और आपकी प्रकृति कौन सी है, ये भी चीज़ बता दीजिए। अब जैसे द्वंद्वज प्रकृति है, वात पित्त वाले लोग हैं, तो वात पित्त वाले लोगों का जो वात के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो पित्त के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन दोनों को मिला दीजिए, जो होता है वो वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं। इसी तरीके से सन्निपातज जो होते हैं, जिनमें तीनों होता है, तो वो श्रेष्ठ होते हैं। उनमें तीनों में मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो उनमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें थी इस चैप्टर में। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा। मेन चीज़ें हैं, इसमें रीडिंग कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर बुक से आप पढ़ते हैं, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें रिप्लाई दे दूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। टाटा, बाय बाय।